हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, नवोदय विद्यालय का पेपर आपके सामने देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो बच्चों, अच्छे से पेपर को देखिए, समझिए, क्योंकि यही पेपर आपका सिलेक्शन करवाने वाला है। अगर आप ये पेपर नहीं देखो तो बच्चों मुझे बाद में मत बोलिएगा कि हमने पहले देखा नहीं था। इसलिए मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, उसको समझ लीजिए, सीख लीजिए बच्चों। 18 जनवरी 2025 को यही पेपर देखने को मिलेगा बच्चों। तो पेपर को अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। फटाफट से शुरू कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। पहले जो हमारा भाग खंड एक, इसके अंदर क्या आने वाला है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मानसिक योग्यता परीक्षण भाग एक यहाँ पर देखने को मिलेगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर करना क्या होता है बच्चों। पहला जो भाग इसको समझेंगे यहाँ पर, तो भाई इसमें करना क्या है। जो यहाँ पर आपको आकृति देखने को मिल रही है, सेम आकृति इसके अंदर हमको ढूंढनी है। तो बच्चों, ऐसी आकृति आपको कहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि पहला वाला ऑप्शन है, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया गया है इसको। तो घुमाने वाली आकृति देख के हम समझ लेंगे कौन सी आकृति बन सकती है बच्चों। इस वाले को अगर मैं थोड़ा सा इधर घुमा दूंगा तो इस प्रकार से दिखने लग जाएगा। बाकी कोई सा भी इस पैटर्न में नहीं बनेगा, इसलिए हमारा आंसर डी वाला बच्चों इसका आंसर होगा। सेकंड वाले बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो अगर ए वाला शब्द सेम नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा इसको घुमा के देखोगे तो ये वाला पैटर्न बन जाएगा। इस वाले को ऐसा बना सकते हैं, फिर इस वाले को ऐसा बना सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, दो क्रॉस बने हुए हैं और दो यहाँ पर डॉटेड बना हुआ है और बीच में एक स्क्वायर बना हुआ है। इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे काला हो रहा है बच्चों, ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। ये दोनों क्रॉस इस साइड है और ये इधर इस साइड है, सेम टू सेम दिख रहे हैं। इसमें भी ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन इसमें क्रॉस इस टाइप नहीं है। ये जो कोने हैं यहाँ पर इसमें सेम हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर सी वाला होगा बच्चों। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पे देखिए, इसकी एक आंख में काली और एक आंख सफ़ेद है, जो कि आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल सकता है। ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। लेकिन इसकी नाक और इसकी मुस्कुराहट आप देख सकते हो, इसमें मुस्कुराहट है और इसकी नाक टेढ़ी बनी हुई है, इसलिए हमारा आंसर बी वाला होगा बच्चों। चलिए बच्चों, भाग सेकंड में आते हैं। भाग सेकंड आपको देखना है, अच्छे समझना है, सीखना है। चलिए बच्चों, भाग सेकंड में क्या होगा। चलिए बच्चों, भाग सेकंड की अगर बात करें बच्चों, भाग सेकंड का आपके सामने अपने पेपर को देखने को मिल सकता है। तो बच्चों, इसमें यहाँ पर जो लिखा गया है 5 से 8 में, आपको क्या करना है, ये निर्देश जरूर पढ़ना है बच्चों। यहाँ पर ये बोला गया है कि इसकी तरह इसमें क्या परिवर्तन होगा, सेम हम इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। तो ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको देखिए टी बना हुआ दिख रहा है, जिसको नीचे एक लाइन थी जो कि नीचे वाली लाइन हट चुकी है और इसको उल्टा कर दिया, ये समझ सकते हैं आप। चलिए, अब यहाँ पर बीच में एक लाइन दिख रही है, इसको अगर उल्टा करेंगे बच्चों, लाइन तो हट जाएगी ना। देखो, एक लाइन बीच वाली हटाई है तो इसमें ये वाली लाइन बच चुकी थी, ये वाली लाइन हटाएंगे तो एक सीधी लाइन देखने को मिलेगी। तो हमारा आंसर ए वाला होगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पे ए के बाद सी आ रहा है, मतलब बीच में एक संख्या छूटी जो कि बी वाली होती है। ए के बाद बी आता है, फिर सी आता है। इसी प्रकार से एफ के बाद क्या आएगा बच्चों, हमको पता है ए बी सी होता है। सी के बाद क्या होता है, डी ई एफ। एफ के बाद जी आता है, जी के बाद एच आएगा, मतलब एफ के बाद जी आता है, जी को छोड़ेंगे और एच को हम ले लेंगे, यानी हमारा आंसर बी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा बच्चों यहाँ पर। चलिए बच्चों, 7वां सवाल करेंगे। 7वें सवाल में क्या है, यहाँ पर एक चौखट बॉक्स बना हुआ है, जहाँ पे त्रिकोना आगे वाला, मतलब एक कोना कम हो चुका है और कलर यहाँ पे डार्क कर दिया गया है। यहाँ पर 5 कोने वाला है, कलर डार्क है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 4 कोने वाला जिसमें कलर डाउन कर दें, यानी कि कलर कम कर दें। जो कि एक में ब्लैक ब्लैक सफ़ेद पार्ट को ब्लैक किया गया, ब्लैक पार्ट को हम सफ़ेद करेंगे। इसमें 4 कोने थे, 3 कोने हो गए, इसमें 5 कोने थे, इसमें हम 4 कोने करते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बच्चों, 8वें सवाल की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा था कि मिरर इमेज देखने को मिल रही है। बस यहाँ पर ये इस वाले कोने से इस कोने में जाएगा, लेकिन ऊपर वाला ब्लैक था, नीचे वाला वाइट था। इसमें नीचे वाला वाइट हो गया, ऊपर वाला ब्लैक हो गया। इसी प्रकार से हम भी इसको इस तरीके से बना देंगे। तो यहाँ पर नीचे वाला ब्लैक है तो ऊपर वाला हम यहाँ पर ब्लैक करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपके सामने देखने को मिल रहा है। चलिए बच्चा, अगले वाले भाग में आते हैं। भाग नंबर 3 के अंदर बच्चों तो ध्यान से देखना है, भाग नंबर 3 में क्या पूछा जाएगा। भाग नंबर 3 में आपको एक कटआउट देखने को मिलेगा, जो कि आपको पूरा फिल करना है, यानी इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा ये हमको बताना है। तो देखिए बच्चों, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर हमको ये समझना है कि यहाँ तक इसे घुमा के चलना है। आप चाहो तो इस प्रकार से इसको एक बॉक्स बना लीजिए, पहले कंप्लीट एक बॉक्स बना के उसके अंदर इस प्रकार से पूरी तरीके से लाइन भी खींच सकते हो, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कौन सा देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर आपको देखने मिलेगा सी वाला, आपको बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें 10वें वाले सवाल की यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए, अगर इस बॉक्स को हम कंप्लीट करें यहाँ पर, तो ये यहाँ से इसे टच हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। बच्चों, इसमें 3 प्रकार की आकृति बनती है, केवल 3 प्रकार की आकृति कौन कौन सी होती है वो आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा समझते हुए आगे चलना, जैसे सर्कल में आ गया, ट्रेंगल में आ गया, या फिर एक बॉक्स वाले भी आ सकता है। थोड़े अलग अलग 3 से 4 प्रकार की आकृति यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ब्लैक, यहाँ पर ब्लैक पार्ट बनेगा, जो कि इस प्रकार से मैं काला कर रहा हूँ यहाँ पर।
फिर एक राउंड सर्कल यहाँ पे टच करेंगे, फिर एक और जो बॉक्स बनेगा इसके पास से एक और राउंड सर्कल जाएगा। तो ये वाला कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला कौन सा पार्ट दिख रहा है बच्चों को, ये लास्ट वाला आपको देखने मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर भी एक ब्लैक डॉट बनेगा, फिर यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा, फिर एक और बॉक्स बनेगा, फिर इस प्रकार से बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है बच्चा। चलिए भाग 4 की यहाँ पे बात करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों भाग 4 आपके सामने आ चुका है। भाग 4 में आपको सबसे अलग वाला यहाँ पर बताना है पैटर्न कि सबसे अलग कौन सी आकृति आपको देखने को मिल रही है। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे यहाँ पर कि नीचे बाहर जो चार चार भुजा वाला है, अंदर भी चार भुजा वाला है, लेकिन इसके जो बीच वाली जो आकृति वो 3 भुजा वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बाहर 3 है, अंदर 3 है, जो बीच वाला जो है वो जो बीच वाली दोनों ट्रेंगल के बीच में एक चौखुट आकृति बन रही है जो कि 4 भुजा वाली है। यहाँ पर 3 है, देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पे 5 है, अंदर अलग है। देखो एक बाहर वाली अंदर वाली सेम है, बाहर वाली अंदर वाली सेम है, बाहर वाली और अंदर वाली सेम है। इसमें दोनों बाहर वाली जैसे अंदर वाली नहीं है, अंदर वाली दोनों सेम आ रही है, इसलिए हमारा आंसर सी वाला बनेगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बी ए बी ए बी ए बी, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, तो क्या होगा। अब यहाँ पे ये देखो बच्चों, इसमें देखो अल्फ़ाबेटिकल तो कुछ भी अलग ज़्यादा दिख नहीं रहा है, पर यहाँ पे ए बी देखने को मिल रहा है, इसमें बी ए लिखा हुआ है, मतलब ये थोड़ा अलग जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर ए बनेगा। ठीक है, इसमें ये मत जाना कि छोटी बड़ी ए बी सी डी, देखो इसमें दोनों बड़ी ए बी सी डी है, इसमें दोनों बड़ी ए बी सी डी है, इसमें एक छोटी एक बड़ी, इसमें छोटी एक बड़ी, लेकिन यहाँ पर देखो ए बी एक सीरियल से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग बी से शुरुआत हो रही है, ए पे खत्म हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर 14 वाले का ए वाला ऑप्शन होगा। चलिए 15 में देखेंगे। यहाँ पर 15 में आपको स्पष्ट तौर पे दिखने को मिलेगा कि यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पर भी ब्लैक है, लेकिन इसमें इस वाले पे ब्लैक आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर सी होने वाला है। चलिए अब अगली बात करें यहाँ पर कि 4, देखो यहाँ पे 4 लिखा है, ये इन इन जैसे मान लो कि जो ये रोमन लैंग्वेज में 5 लिखा है, ये हिंदी भाषा का 5 लिखा है, इंग्लिश भाषा का 5 लिखा है, लेकिन इसको 4 बोलते हैं हिंदी में। तो ये 4 लिखा हुआ है, ये 5 ये 5 ये 5 ये तीनों को 5 बोलते हैं, ये अकेला 4 है, इसलिए हमारा आंसर ये वाला होगा जो कि सबसे अलग है। चलिए बच्चा 5 भाग में आते हैं। भाग नंबर 5 के अंदर 5 नंबर भाग में क्या देखने को मिलेगा आपको, कांच में देखिए पता करना है कौन सी आकृति कैसे दिखने वाली है। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये ध्यान देना कि जो हाथ पहले दिख रहा है ना वो हाथ पहले दिखे। देखिए इसमें तो पहले टांगे देख लीजिए, इन दोनों की टांगों में बहुत फर्क आते हो नहीं सकती, ये टांगे भी गलत आ रही है, ये तो उल्टा ही हो गया, इसलिए इस टांगों से पहचान में आ रहा है हमारा आंसर सी वाला है। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं हो रही है यहाँ पर। ए और एफ की बात करें तो पहले एफ कांच के पास में एफ पहले दिखेगा जो कि उल्टा दिखेगा, जो कि आपको इस प्रकार जैसे इसकी 2 आगे की लाइन पहले आगे है तो इसमें 2 लाइन आगे दिखेगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होने वाला है। बच्चा ध्यान दीजिएगा ऐसी चीज़ों के ऊपर। यहाँ पर देखिए एरो जब नीचे बना हुआ है तो उसमें भी एरो नीचे बना हुआ ही होना चाहिए, जो कि आपको सी वाले में दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट तौर पे। यहाँ पर अगर बात करें ब्लैक वाइट है, ऐसे इस साइड तिरछा बन जाएगा ये ब्लैक वाइट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी वाला होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं फटाफट से बता रहा हूँ बच्चों, 8 मिनट के अंदर हमने 20 सवाल को सोल्व कर दिया, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए अगले पार्ट की बात करें बच्चा, यहाँ पर भाग नंबर हमारा आ जाएगा, भाग नंबर 6 की बात करने वाला हूँ बच्चों। इसके अंदर क्या करना है आपको, इसके अंदर आपको टुकड़े मैच करने, यानी कि आपको 3 आकार की भुजाएं मिलती हैं यहाँ पर, त्रिभुज वाला, वर्ग वाला और वृत्त वाला, इनको कंप्लीट करना है, जो कि टुकड़ों में देखने को मिलता है। तो हमको पहचानना पड़ता है कि कौन सा टुकड़ा किस में फिट बैठेगा। तो हमको यहाँ पर आकृति, इस प्रकार की आकृति को समझना पड़ता है। इस वाली आकृति में आप देख सकते हो कि कौन सा फिट बैठा, तो इसमें जगह यहाँ पे हिस्सा कम है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा है, लेकिन यहाँ का हिस्सा कम है, यहाँ का हिस्सा ज़्यादा है, इसमें कुछ अलग ही दिख रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बैठ रहा है, क्योंकि ये वाला हिस्सा इसमें फिट बैठ जाएगा, ये वाला हिस्सा इसमें फिट बैठ जाएगा और ये वाले हिस्से में ये वाला हिस्सा इसमें फिट बैठ जाएगा। इस प्रकार से देख के हम समझ सकते हैं। इस वाले में हमको एक शेप बिठाना है, तो कौन सा शेप बैठने वाला है, ये वाला बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसके लिए बच्चों, क्योंकि हम इसको अगर पैक करेंगे तो बी वाला ऑप्शन जैसे ही आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए बच्चों 23 वाले सवाल में हम यहाँ पर आ चुके हैं। 23 वाले सवाल में ये समझेंगे इसमें कौन सा फिट बैठने वाला है। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे बच्चों, ध्यानपूर्वक एक लाइन खींच देंगे और एक नीचे से सीधे लाइन खींच देंगे और चेक करेंगे कि ऐसी आकृति कहाँ पर देखने को मिल रही है हमारी। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन तो गलत दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा गलत देखने को मिल रहा है क्योंकि इतना चौड़ा नहीं है यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन भी गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपको परफेक्ट देखने को मिल रहा है, नहीं ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर हाथ को चेक करेंगे, मतलब कि यहाँ पे जिस प्रकार से कटिंग बनी हुई है उस प्रकार से कटिंग से हम देखेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर नीचे लाइन कितनी कम हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पर ये शेप ये वाला आ रहा है जो कि इसमें आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की बात करें जो कि हमारा 7वां भाग है।
सातवां भाग क्या है बच्चों हमारा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 25 वाले का आंसर हमको यहाँ पर देना है। तो ये जो आकृति ऐसी कैसी इसके अंदर छुपी हुई है हमको ढूंढ के बतानी है। तो ध्यान से देखिएगा, हमको एक सीधी लाइन भी चाहिए कि जिसके अंदर, जो कि आपको इस वाले में देखने को मिल सकती है। ध्यान से देखिएगा, मैं जिस प्रकार से बना रहा हूँ वहाँ पे पकड़िएगा इसको। ये वाला हिस्सा यहाँ से ऐसे घुमाया, फिर सीधे ऐसे किया, इसको ऐसे किया और यहाँ पे फिर सीधे खींच दिया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट बन रहा है। अब ये वाली आकृति हमको ढूंढनी है, जो कि आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि आपको देखने को मिलेगी इस वाले में। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर इस वाले को इससे ये बनाऊंगा, मैं यहाँ से ऐसे करूँगा, फिर यहाँ से सीधा लंबा लंबा उतारूँगा और फिर इधर से थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा, जो कि सेम आकृति आपको देखने को मिलेगी ऑप्शन नंबर डी के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें यहाँ पे, तो ये टी वाला शेप बन रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चपटा बना हुआ है। ये शेप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और एक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस वाले हिस्से में ऐसे टेढ़े बने हुए और इस वाले में थोड़े से इस प्रकार से बने हुए, जो कि इसी आकार के, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इसमें तो पॉसिबल भी नहीं, इसमें भी पॉसिबल नहीं, इन दोनों में पॉसिबल था, लेकिन यहाँ का हिस्सा ऐसे था और यहाँ का हिस्सा इस प्रकार से था, जो कि इस वाले से मैच कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बच्चों 28 की यहाँ पर बात करें तो 28 का आंसर कौन सा हो सकता है, यहाँ पर हम चेक करने का पूरा प्रयास करेंगे। जल्दी से देखिए बच्चों, इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, देखिए यहाँ से अगर हम एक लाइन पूरी खींचूँ, मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ, उसके बाद मैं इसको बीच में आ जाऊँ, यहाँ पर इस जगह पे बीच में आने के बाद एक लाइन वापस इधर खींचूँ, फिर एक वापस नीचे आ जाऊँ और वापस एक इधर खींचूँ, तो सेम ये पैटर्न बन रहा है, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। चलिए बच्चा नेक्स्ट पार्ट में आता है, जो कि हमारा 8वां पार्ट होगा बच्चा। 8वां पार्ट बच्चों, इसके अंदर आपको क्या करना है, कागज़ फोल्डिंग वाला देखने को मिलेगा, जो कि आपको सही पता करना है कि कौन सी फोल्डिंग खुलने पर कौन सा सही बनता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम चौखट वाले आकार को पैक करते हैं, उसमें 4 टुकड़े बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 4 टुकड़े जब बनेंगे तो चारों में सेम आकृति जिस प्रकार से दिख रही है उस प्रकार से सेम दिखनी चाहिए। जैसे इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे बन जाएगी, इसमें ग्राउंड बन जाएगा, ये वाला सेम आपको सब दूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी होगा ऐसे, तो इसमें इस प्रकार से इधर बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ये ना एक दूसरे के अपोजिट बनता है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो कि हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही वाला यही होगा। 30 की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर एक शेप बन रहा है ना, तो यहाँ पर बीच में एक चौखुट बॉक्स बन सकता है और बाहर ये 2 इधर बनेंगे तो 2 ऊपर बनेंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कौन सा दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है। ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर चौखुट आकार बना हुआ, तो ये चौखुट ही बॉक्स बनेगा। चलिए बच्चा 31 की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास 2 है और ये 3 हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक इधर बनेगा, 2 ऊपर 2 नीचे बनेंगे, है ना। तो टोटल 2 2 4 5 बनने चाहिए, कितने 5 बने, नहीं 2 2 4 6 बनने चाहिए, कितने 6 बनेंगे, जो कि आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहे, 2 इधर और 4 इधर। 2 इधर कंप्लीट, 2 इधर कंप्लीट हो जाएंगे, जब इधर खुलेगा तो एक इधर एक इधर, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। 32 की यहाँ पर बात करें तो 32 में यहाँ वाला एक शेप दिख रहा है ना, ये सभी के अंदर शेप है, मतलब ये 4 4 शेप होने चाहिए। तो ये 4 शेप तो सब दूर मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये इससे यहाँ पर एक ऐसे बन जाएगा, एक इधर बनेगा तो एक उधर बनेगा, बस 2 ही बनने वाले, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्योंकि ये इधर एक कंप्लीट करेगा तो ये 2 इधर बनेगा, तो ये इस तरीके से इस तरह इधर बनेगा, 1 2 3 4 ये तार उधर बने, लेकिन ये तो 2 मिलकर बन रहा है, तो 2 और 2 4, 2 लाइन से 2 लाइन इधर कंप्लीट हो, जो कि 2 ही हमारे साइड एक के साइड बनने वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगर हम बात करें भाग नंबर 9 के, तो 9 में हमको क्या करना है, सीरीज़ बनी हुई है, सीरीज़ में बैक टू बैक पहचाना क्या है, इसमें तीर उधर है, फिर 2 इधर है, 3 उधर है, फिर 4 इस साइड आ जाएंगे, जो कि 4 वाला ऑप्शन हमारा डी वाला है। चौथा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ब्लैक है, फिर इसके पास वाला ही वाइट हुआ, फिर इसके पास वाला ब्लैक है, इसके पास वाला ही वाइट होगा, है ना, मतलब ये वाला ब्लैक होना चाहिए इसका, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। 35 की यहाँ पर बात करते हैं, एक हीरो इधर है, फिर यहाँ से इधर गया, यहाँ पे फिर सीधा हुआ, तब इधर जाएगा, इस कोने में आएगा, एक यहाँ पे गया, फिर दूसरा यहाँ पे आया, तीसरा यहाँ पे आया, चौथा यहाँ पर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब यहाँ की बात करें, यहाँ पर 2 है, फिर 4 हुए, फिर कितने हुए, 6 हुए, अब 8 होने चाहिए, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 5 और 3 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही है। 1 2 3 4 5 6 7 ही हो रहे इसमें, है ना, तो 8 वाला बिल्कुल हमारा सही है ना, 8 ऑप्शन बिल्कुल हमारे सही बनेंगे। चलिए बच्चों 8वां मतलब 8 यहाँ पे प्लस बने हुए, मतलब ए वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा। भाग 10 की बात करते बच्चों, अब हम भाग 10 में आ चुके हैं। भाग 10 के अंदर आपको ये पहचानना कि कुछ टुकड़े दिए गए, इन टुकड़ों से हमको एक आकृति कंप्लीट करनी है, वो कौन सी कंप्लीट हो सकती है। देखिए बच्चों, हमारे पास 4 लाइन है, तो 4 लाइन वाला ये बॉक्स बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ऑप्शन नंबर 37 वाले का आंसर डी होगा। इसमें 3 लाइन है, तो 3 लाइन से हम क्या बना सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एक लाइन सेम है, यहाँ पर देखिए ये 3 लाइन हमारे पास ज़बरदस्त आ रही है, मतलब ये अगर मैं 3 लाइन कंप्लीट करूँ, जैसे मान लो एक लाइन इतनी बड़ी है, एक लाइन, ये दूसरी लाइन और तीसरी लाइन से बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 लाइन से ही बन रहा है, देखो एक लाइन और ये 2 लाइन, तीसरी लाइन और ये कंप्लीट 0 बनता ना, सर्कल बनता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही है। 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पर हम काउंट करेंगे इसमें,
देखिए ये तो बन नहीं रहा, 1 2 3 4 ज़्यादा हो रहे, इसमें भी नहीं हो रहे। इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 बच्चों, 6 से हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा यहाँ पर। अब इसमें एक एक बड़ा हुआ है, थोड़ा छोटा है, फिर ये दोनों बराबर है, दो बराबर है, एक लंबा हुआ है। मतलब कौन सा हो रहा है, देखिए ये दो तो ये वाले हो गए और ये दो ये वाले हो गए और एक सबसे लंबा हो गया, यानी हमारा आंसर बी होगा, क्योंकि इसमें दो लंबे एक जैसे हो रहे ना। ये आमने सामने के चारों सेम हो रहे, बिल्कुल चारों तो सेम है ही नहीं हमारे पास, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये आमने सामने के सेम, आमने सामने के सेम, और ये सबसे लंबा, क्योंकि कोने से कोना मिला, इसलिए हमारा आंसर बी वाला होगा। चलिए बच्चों, अब हम मैथ्स की शुरुआत करते हैं। मैथ्स को ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पूरा पेपर सोल्व होगा बच्चों, इसलिए फटाफट से लाइक करना मत भूलिएगा, फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब देखिए बच्चों, अब आराम से हम सोल्व करें, क्योंकि मैथ्स की यहाँ पर बात आ चुकी है और मैथ्स को आराम से करना बहुत ज़रूरी होता है। अब एक एक सवाल को हम समझेंगे और इसको सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे और आपको सिखाने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, 1 मिनट का टाइम लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। चलिए बच्चों, 41 वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सीखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक दुकानदार 15 वस्तु बेचने पर प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 16 रुपये का लाभ कमाता है। मतलब ये बोल रहा है कि एक वस्तु 16 रुपये में वो बेच रहा है। उसने बोला प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 16 रुपये कमा रहा है। मतलब अगर 15 वस्तु अगर वो खरीदता है और 16 रुपये में बेचता है तो उसको कितने रुपये में पड़ेगी वो? 16 पंजे 80 की शून्य, हासिल आया 8, 16 एकम 16, 16 और 8 हो जाएंगे बच्चों 24। कितने हो जाएंगे? 24। 16 और 8 कितने हो जाएंगे? तो 240 रुपये उसमें वो यहाँ पर इकट्ठे कर पा रहा। फिर आगे बोल रहा है यदि एक वस्तु और बेचने पर, एक वस्तु यानी 15 से कितनी हो गई? 16 हो गई। 15 से कितने हो गए? 16 हो गई, है ना। 15 से 16 हो गई, एक वस्तु और बढ़ गई तो 15 थी, तब 16 हो गई। उसे प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 17 रुपये मिलते, मतलब प्रत्येक वस्तु 16 के हिसाब से प्रत्येक वस्तु का 17 मिल रहा है, तो इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर करेंगे तो 17 छंग 102 का 2, हासिल आया 10, 17 एकम 17 2 27, यानी कि 272 रुपये का उसको यहाँ पर पड़ा। तो आगे पूछ रहा है कि वो जो लाभ हुआ ना, वो अंतिम वस्तु उसके कितने रुपए की लाभ हुआ था, मतलब अंतिम वस्तु पर उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो सिंपल सी बात, ये टोटल 15 वस्तु थी, 16 वस्तु थी, तो दो टोटल 16 वस्तु में से अगर मैं 15 वस्तु घटा दूँ तो कितना बचेगा यहाँ पर? 32 बच रहा है, मतलब 32 रुपये का वो लाभ कमाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। मतलब इस सवाल का करने का तरीका क्या था? एक बार इसमें गुणा करना था, जो कि 15 वस्तु थी, 16 में गुणा किया, हमारा 240 आया। फिर हमने क्या, उसने क्या बोला, एक वस्तु और बढ़ गई, तो एक वस्तु मतलब 15 थी तब कितने हो गई? 16 हो गई, और कितने रुपए के हिसाब से बेचा? 17 के हिसाब से, तो 17 का गुणा कर दिया। दोनों में जो डिफरेंस आया वही लाभ हो गया हमारा, जो कि जो नई जो वस्तु थी वो 32 रुपये की पड़ी उसको, मतलब उसने बेची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर इसमें सिंपल तरीके से हम यहाँ पर ही समझ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर जाना। तो सबसे बड़ा कौन है बच्चों? यहाँ पे सामने दिख रहा है 21 से शुरुआत होगी, है ना। 21 सबसे बड़ा है, यहाँ पे 12 है, 12 है, यहाँ पे 12 है, तो 21 सबसे बड़ा है, मतलब बड़े से छोटे की ओर आप देख सकते हैं। 12.4 इसमें 12.2 है, इसको 22 मत समझिएगा, अगर इसको 22 समझोगे इसको 40 समझना पड़ेगा। दशमलव के बाद पहली संख्या 4 है, दशमलव के बाद पहली संख्या 2 है, तो ये से छोटा हुआ, फिर 21 छोटा 12, 12.2 है कि यहाँ पे 12.12 है, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। बड़े से छोटे की ओर जाना अवरोही क्रम कहलाता है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। चलिए बच्चों, अगले सवाल की हम यहाँ पे बात करें तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये बोला जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 47, 53 और 65 को भाग दे तो प्रत्येक में 5 शेष बचना चाहिए। यानी कि अगर हम सबसे बड़ी संख्या 14 ले लें, सबसे बड़ी संख्या 14 है, अगर मैं 47 में 14 का भाग दूँ, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 में 5 बच रहे, बिल्कुल 5 बच रहे। अगर मैं बात करूँ 53 ले लूँ, 53 में अगर मैं 14 का भाग दूँ, 14 ती 42, 14 चौक 56, इसमें 5 नहीं बच रहे, मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत है हमारा। ठीक है, 9 को ट्राई करें बच्चों, 9 पंजे 45, तो यहाँ पे 2 ही बच रहा है, ये भी गलत है। 12 की बात करें बच्चों तो 12 तिया 36, इसमें नहीं बच रहा, बचा क्या? 6 बचा। 6 को हम चेक कर लेते हैं, 6 7 42 होता है बच्चों, 6 का बड़ा 7, 6 7 42, तो 5 बढ़ गए इसमें, 6 8 48, 48 में 5 उड़ेंगे 53, 6 दाम 60 और 5 उड़ेंगे तो 65, यानी हर बार 6 मतलब 5 बच रहा है हमारा, यानी ऑप्शन नंबर सी है। देखो सवाल क्या पूछा, बड़ी से बड़ी पूछे, लेकिन सबसे छोटा आंसर हमारा निकल चुका है, ऑप्शन के हिसाब से यही हमारा आंसर है। चलिए अगला सवाल ये बोला जा रहा है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 2.25 का सरलतम भिन्न रूप यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। 2.25 का सरलतम भिन्न रूप क्या होगा? मतलब सबसे छोटे रूप में इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2.25 का मतलब ये होगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 लग जाएगा, मतलब क्या हुआ? 225 के बटे में 100। 100 क्यों लगा? क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या, इसलिए 100 लग गया। अब ये देखो, ये ऑप्शन में भी देखिए, लेकिन अभी ये कट रहा है, कटेगा तो हम काटेंगे इसको। 25 के बटे से कट रहा है बच्चों, 25 चौक 100,
और 25 नमा की 225, यानी 9 के बटे में 4 इसका आंसर बनना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। सरलतम रूप का मतलब ये होता है, सरलतम भिन्न का मतलब ये होता है सबसे छोटे रूप में चेंज करना। ये भी रूप सही था लेकिन सबसे छोटा नहीं था, सबसे छोटा 9/4 था, क्योंकि और ये कट पा रहा था ना, और कटेगा तो हम इसमें इसको भी सही मान सकते थे, लेकिन ये कट रहे थे और कट रहे थे, इसलिए काटना जरूरी था, तो 9/4 हमारा आंसर है। अगला सवाल ये पूछा गया बच्चा कि यहाँ पर 45 वाला सवाल में 21, 49 और 91 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 21, 49 और 91 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी, ये पूछा गया। तो पहले 21 के मैं गुणनखंड निकाल लेता हूँ, है ना। तो 21 के अगर मैं गुणनखंड निकालूंगा तो 1 से कट सकता है, ये 3 से भी कट सकता है, 3 7 21, 7 21 और 21 एकम 21, इससे कट सकता है। अगर मैं 49 की बात करूँ तो 1 से कट सकता है, ये 7 से कट सकता है, या फिर 49 से कट सकता है, खुद से तो कटेगा ही कटेगा। अगर 91 की बात करूँ तो 1 से कटेगा, 7 से भी कटेगा, 3 7 91 और 91 कम 91। अब इसमें तीनों में कॉमन क्या, देखो एक एक तो आ रहा है, मतलब एक संख्या तो ये रह गई, और दूसरी संख्या 7 7 7 तीनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मतलब दो संख्या ऐसी हो रही जो कि उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल पा रहा है हमारा, उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा, ध्यान से समझना है। अगला सवाल ये बोला जा रहा है कि 1:15 हो रहे हैं और 5:15 तक घड़ी मिनट की सुई के घंटे के ऊपर कितनी बार होके गुजरी। तो यहाँ पे ये समझेंगे बच्चों कि एक घड़ी का जो समय होता है उसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर 12 बज रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है। अब यहाँ पे ये बचा रहा है 1:15 से, मतलब एक यहाँ पे बजेगी और बड़ा कांटा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये बताइए, जब एक दूसरे, उसने बोला कि मिनट्स की सुई घंटे की सुई के ऊपर कितने बार आएगी। अब यहाँ पे बताइए 3 घंटे का गैप है इसके अंदर, 3 घंटे का गैप है कि नहीं है। 1 बज के 5:15, मतलब 3 घंटे यहाँ पे, मतलब 1 घंटे में एक ही बार एक दूसरे के ऊपर कांटा होकर निकलता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। 3 घंटे बाकी है, या वैसे तो 4 घंटे, लेकिन 1 घंटा समझिए बच्चों यहाँ पर कि भाई ये जो है 1:15 यहाँ पर समझना ध्यान से। भाई 1:15 से अगर निकलेगी तो एक पे तो कांटा ये रहेगा ना, अब ये यहाँ से इधर, ये बड़ा कांटा तो यहाँ से निकलेगा, ये तो खाली चला जाएगा ना, ये तो खाली जाएगा, इसलिए हमारा आंसर यही बनेगा, क्या आएगा, 3 बार कांटा यहाँ पर होके निकला। आप चाहे तो चेक कर सकते हो, है ना, क्योंकि अभी एक तो बच चुकी ना, ये घूम के आएगा, बड़ा कांटा एक से आगे है, ये तो घूम कर आएगा आएगा आएगा, 2 बजा देगा, तो 2 के ऊपर जाके पहली बार कांटा एक के ऊपर एक आएगा, फिर 3 के ऊपर 3 आएगा, 4 के ऊपर 4 भी आएगा, लेकिन 5 पे नहीं आएगा, क्योंकि 5 पे कांटा नहीं आ सकता। आप जाके चेक कीजिएगा इसको अच्छे से, कि 5 जब बजेगी तो वो कांटा बहुत आगे निकल जाए, 5 बजेगी, 5 का कांटा यहाँ पे रह गया, तो 5:15 की बात करूँ तो 5 यहाँ बजेगी, बड़ा छोटा कांटा यहाँ पे रहेगा, और 15 यहाँ पे बच जाएगी, मतलब ये कांटा इसको पार ही नहीं करेगा ना, एक तो यहाँ पर हट गया ये, और एक 1 बजे पहले से कांटा यहाँ है, 1:15, तो एक ही हट गया, एक ही हट गया, एक तो 2 बजे चढ़ेगा, 3 बजे चढ़ेगा, और एक 4 बजे चढ़ेगा एक दूसरे के ऊपर, मतलब 3 बार ही आपस में वो चढ़ पाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से वो समझिएगा, आ जाएगा समझ में। चलिए 47 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना, अच्छा सवाल पूछने को मिल रहा है यहाँ पे पूछा गया, दी गई आकृति के परिमाप को बिना बढ़ाए उसके क्षेत्रफल में अधिकतम कितनी वृद्धि हो सकती है। बच्चों परिमाप चेक करते हैं कितना परिमाप है इसके अंदर, सभी भुजाओं को जोड़ लेना परिमाप कहलाता है। देखो ये जो है हिस्सा 9 है, ये 9 9 18 हो गया, 18 और 3 कितना हो गया 21, 21 और 6 कितना हो गया 27। अब 27 में ये हिस्सा कितना, ये 3 है, क्योंकि इधर ये पूरा ये 6 है यहाँ से यहाँ तक, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, है ना। तो ये 3 और ये वाला हिस्सा अगर ये 3 है तो ये 6 होगा, क्योंकि ये पूरा हिस्सा 9 है ना, ये पूरा 9 है, तो ये 3 इतना रह गया, तो इसके ऊपर वाला हिस्सा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब 9 9 18 9 27। तो यहाँ पे कितना हो रहा, परिमाप में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, परिमाप कितना है 9 9 18 9 27 9 चौक 36, यहाँ पर परिमाप है 36 कितना आ रहा है यहाँ पे परिमाप है। पर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना कैसे होगा, ध्यान से समझना। मैं पहले यहाँ से इस वाले हिस्से का निकाल रहा हूँ, यहाँ से केवल, इधर कितना है 6 है और इधर कितना है 9 है, तो 90 छंगी हो गया 54 हमारा, ध्यान से समझना। इस वाले बॉक्स का कितना हो गया 54 हो गया क्षेत्रफल हमारा। अब इस वाले बॉक्स की बात करो तो 3 तिया कितना, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 63 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको परिमाप को चेंज करूँ, मतलब पहले परिमाप कितना था 9 था, अगर मैं फिर से बनाऊँ 9 इधर भी लिख दूँ, 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 9 का 9 9 9 18 9 27 9 चौक 36, परिमाप तो वही बन रहा है, लेकिन इसका जो वर्ग है उसको चेक करेंगे, मतलब भुजा का गुणा भुजा में करेंगे तो 90 90 कितना बन गया 81 बन गया। परिमाप वही है, इसका भी 36 था, इसका भी 36 है, लेकिन इसका 63 यहाँ पे क्षेत्रफल था, इसका 81 आ गया, तो 81 में से 63 घटाएंगे कितना बचेगा 18 बचेगा बच्चों।
18 बचेगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 18 यहाँ पर अधिकतम वृद्धि हम कर सकते हैं, 18 वर्ग सेंटीमीटर की हम वृद्धि कर सकते हैं। यानी कि अगर सिंपल सी बात ये है कि अगर हमारा परिमाप अगर सेम भी हो लेकिन खेत का आकार अलग अलग हो तो क्षेत्रफल में घटना बढ़ना हो सकता है। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, यानी टेढ़े मेढ़े खेत मत लीजिए कभी भी, सीधे वाले खेत में ही ज़्यादा फायदा होता है। चलिए अगले सवाल की बात करूँ यहाँ पे, तो दो संख्याओं का योग 197 है, यदि उन दोनों का अंतर 25 है तो उनमें से छोटी संख्या क्या है। बच्चों सिंपल तरीके से बताएं, जब छोटी संख्या निकालनी होती है ना, कुछ भी नहीं करना है। जो 97 है ना, पहले इसमें से 25 घटा दो, ठीक है, 25 घटा देंगे, जो बड़ी अंतर 25 है ना तो उसको 25 को घटा देना, तो 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, और 1 का 1, बस अब इसको आधा कर दो। ये कितना 172 था ना हमारा, इसमें 2 का भाग दे दो, 2 8 16, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 2, 2 छंग 12, तो बच्चों हमारा आंसर 86 होगा। क्या होगा, 86। छोटी संख्या 86 हमारा आंसर होगा। और बड़ी संख्या निकालनी होती है तो 25 में वापस जोड़ दो तो वो बड़ी संख्या निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि 25 का अंतर था, 25 हमने घटाया तो वो बड़ी संख्या में जोड़ देंगे, और छोटी संख्या निकाले तो जो अंतर घटाने के बाद जो संख्या बची इसमें 2 का भाग देते तो ऑटोमेटिक वो छोटी संख्या निकल जाती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 वाला सवाल देखिएगा बच्चों। दो विषम संख्याओं के योग में प्राप्त संख्या होगा। बच्चों दो विषम संख्या, मान लो मैंने 3 और 3 को जोड़ दिया, कितना हो गया, 6 हो जाएगा। मान लो दो विषम संख्या मेरे पास 5 है, 5 में 5 को जोड़ो 10 हो जाएगा। तो सम संख्या बना रहा कि नहीं बना, जैसे एक में एक जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 3 एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 5 एक विषम संख्या है, 3 एक विषम संख्या तो 8 बन जाएगा, यानी सम संख्या बना रहा है। क्या आएगा, एक सम संख्या बनाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सम डी हो जाएगा। यदि क्या बना रहा है, वो सम संख्या बना रहा है। चलिए अगला सवाल है हमारा 50 वाला, जो कि बहुत ही सरल है। 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो उसी काम को 4 दिन में कितने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। मतलब अगर ये सिंपल सी बात है, 7 आदमी काम कर रहे हैं 12 दिन, तो इसमें हम 4 का भाग दे देंगे, ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसा पैटर्न देखने को मिले जिसमें 7 आदमी 12 दिन काम कर रहे हैं और 4 दिन दिए तो आदमी निकालना, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, उससे भाग दे देंगे। 4 एक कम 4, 4 तिया 12, ऊपर क्या बचा, नीचे तो 1 है, 1 को छोड़ दो, 7 त्या कितना होगा, 21, 7 का बड़ा 3 बार बोलो 21, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा बच्चों यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया। चलिए फटाफट से लाइक कर दीजिए, वीडियो बहुत ही अच्छा बन रहा है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा आपको हेल्प करेगा, फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों, हमारे 51 नंबर वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए बच्चों 51 नंबर वाले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों 51 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा। 2 3 तथा 2 से नहीं 7 3 तथा 2 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के इकाई का अंक होगा। बच्चों कुछ भी नहीं करना है, 7 3 2 का एलसीएम निकालना है। 7 3 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे। पहले तो 2 से जाएगा, 7 ऐसा कैसा, 3 ऐसा कैसा, 2 एक कम 2, फिर 3 से जाएगा, 7 ऐसा कैसा, 3 एक कम 3, 1 ऐसा कैसा, 7 से करना तो 1 1 1 आचो, इनका गुणा करें, 2 तिया 6, 6 7 42, कितना आया, 42 आया। ठीक है, तो 3 अंकों की संख्या हम चेंज करें, 2 अंकों की है तो उनको 3 अंकों में संख्या हम चेंज करें, मतलब 3 का गुणा कर देते, वो 3 अंकों की संख्या में पहुंच जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 आ रहा, मतलब इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही, क्योंकि 126 आया और अगर 2 बार गुणा करता तो मैं 84 होता, कितना होता, 84, जो कि 2 अंकों का ही रहता। 3 बार इसलिए गुणा किया क्योंकि हम 3 अंकों में पहुंच पाए और हमारा आंसर पीछे 6 आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखने को मिला 6 + 4 गुणित में 3 भागित 2 माइनस का 1। सवाल क्या है, ध्यान समझिएगा, 6 + 4 गुणे में 3 भागित 2 माइनस 1। तो पहले भाग करेंगे, क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, तो इन दोनों को भाग करेंगे तो 1.5 आएगा, कितना आएगा, 1.5 आएगा, 1.5 आएगा, और 1.5 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और -1 कर देंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। 6 से कितना होता है, 12 होता है, 12 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल है। इसमें यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है, आपको ये याद रखना कि 2 कोण तो दे रखे, तीसरा कोण हमको बताना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है, और ये 95 और ये कितने 45 ये हो गए 140, 140 ये हो गए, हमको 180 तक जाना है तो 40 और जोड़ दो, सिंपल सी बात है, इसमें 40 और जोड़ तो 180 बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। 95 और 45 कितना होता है, 140 होता है, और 140 में 40 जुड़े 180 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। चलिए बच्चों अगला सवाल है, ध्यान से समझिएगा, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। बच्चों 1 किलोमीटर में हम पहले मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे, 1000 का गुणा करेंगे तो हम कितना बन जाएगा, 1000 यहाँ पर हमारा बन चुका है
मीटर बन चुका। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा कर दो। जब 100 का गुणा करेंगे तो 5 जीरो लग जाएंगे एक के पीछे, क्योंकि दो ये तीन ये, 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी बच्चों, 5 जीरो वाला हमारा आंसर ये होगा। पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करें तो 1000 का गुणा हो जाता है। और अगर 1000 मीटर बना, 1000 मीटर में अगर सेंटीमीटर बदला 100 का गुणा कर दो तो 3 जीरो 2 जीरो टोटल 5 जीरो हो गया। इसलिए हमारा ये आंसर होगा। सेंटीमीटर में चेंज किया तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख यहाँ पर बना है। चलिए 55 वाला क्वेश्चन करेंगे बच्चा, ध्यान से समझना, इसी में आप समझ सकते हो सवाल को। 100 अंकों की एक परीक्षा में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों में नीचे दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आलोक का प्राप्तांक रजत के प्राप्तांक से कितने गुना अधिक है, यहाँ पर पूछा गया है। तो आलोक का प्राप्तांक कितना? आलोक का 50 आ रहा है। कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। और रजत का कितना आ रहा है? रजत का आ रहा है 20। उसका 50 है, इसका 20 है। तो सिंपल सी बात देखिए, 50 है और इसका 20 है। तो अगर डबल करता तो मैं कितना हो जाएगा? 40, मतलब 20 और होता डबल करता, और 10 हो जाता है, मतलब 2.5 गुना हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 20 का अगर मैं डबल करूँगा 2 गुना, मतलब 2 का गुना करूँगा तो 40 होगा। 40, 20 का फिर आधा है तो एक और गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2.5 गुना माना जाएगा। कितने? 2.5 गुना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखो, अगर 20 का डबल करते हैं यानी 2 गुना करते हैं तो 40 होता है। 2 गुना 40 होता है, और 50 मतलब आधा गुना और बढ़ गया, मतलब टोटल 2.5 गुना हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1/8 प्लस 1/8 समझेंगे बच्चों। 1/8 प्लस 1/8, तो बच्चों इसका एलसीएम जब हम निकालते तो एलसीएम 8 आएगा। जब एलसीएम 8 आता है और ऊपर भी 8 आए तो ऊपर को एक एक को आपस में लिख देंगे, मतलब एक और एक हो गया 2 और बटे में हो गया 8। तो 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 1/4 हुआ है बच्चों। 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है? 1 पैसे के, 1 रुपये के 4 टुकड़े कर दो तो 25 पैसा बनता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी देखने को मिला। अगर आपको नहीं आता तो 1 रखिए, अंदर 4 में 4 का भाग दीजिए, भाग न जाने की दशमलव लगाइए, यहाँ पर शून्य हो जाए, 4 दूनी 8 हो जाए, कितना बचेगा? 2 बचेगा, फिर जीरो लगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा। यहाँ दशमलव के बाद 25 आना चाहिए, दशमलव के बाद 25 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपके सामने स्पष्ट देखने को मिल रहा है। चलिए अगला सवाल समझेंगे 200 का। अच्छा सवाल है बच्चों, ध्यान से समझना है। 200 का 1/8 गुणे में 2.5 का आंसर बताना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर का मतलब होता है गुणा। गुणा मतलब इस वाले का इसमें भाग हो जाएगा और इस वाले का इसमें गुणा हो जाएगा। तो 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 40, 25 बार में कटा। ठीक है, 25 एकम 25 हो जाएगा, और 25 में हमको 2.5 का गुणा करना है। हमको पता है कि 25 में 25 का गुणा करने पर 625 मिलता है, लेकिन एक संख्या के बाद दशमलव, क्योंकि इसमें दशमलव था तो एक संख्या के बाद हम दशमलव लगा दें, यानी 662.5 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। यहाँ पर दिया गया है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को उसने क्या क्या बेचे गए केलों की संख्या दर्शाई गई है। एक केले का मतलब होता है 15 दर्जन। तो बेचते कितने बेचे उसने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यहाँ पर केले, मतलब 18 में किसका गुणा कर देंगे हम? 15 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 8 40 के शून्य, हंसला 4, 5 एकम 5 और 4 9, 8 और 1 जीरो, 17 270 उसने फिलहाल में बेच दिए। 270 उसने बेच दिए। यदि फल विक्रेता के पास अब भी 25 दर्जन केले बचे तो प्रारंभ में उसके पास कितने दर्जन केले थे? मतलब 25 तो भी बेचे उसने, बेच लिए वो, और ये बचे वो, तो 25 और जोड़ दो, कितने हो गए? 5 7 और 2 9, और ये 295 बच्चों उसके पास दर्जन केले थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए बच्चों अगले सवाल को समझेंगे। अगला सवाल क्या बोला? यदि किसी संख्या के 1/4वें भाग में 1/5वें भाग का अंतर 5 है तो वह संख्या क्या है? तो x के बटे में आ जाएगा 4, क्योंकि 1 लिखा है तो हम डायरेक्ट x भी लिख सकते हैं। वो संख्या x मान ली हमने, अंतर का बोला तो अंतर लगा देंगे, बटे में 5 और बराबर किसके? 5 के बराबर है। ठीक है, अब नीचे और ऊपर का एलसीएम करेंगे, नीचे नीचे गुणा करें तो 5 चौक 20 होगा, और 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x हो जाएगा, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x हो जाएगा, और यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बराबर में 5 आ जाएगा। ठीक है, 5x में से 4x गया तो 1x बचेगा, और 5 ये उधर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा 5 के, सिंपल सी बात है। और 5 20 से 5 कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा, मतलब वो संख्या क्या है हमारी? 100 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बच्चों 60वें वाले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इसने पूछा है कि संख्या 4967 में और 9444 की निकटतम 100 तक के सन्निकटन करने पर संख्या प्राप्त कीजिए। अब 4 9 6 7 का 100 का ज्ञात करूँ मैं, तो इकाई दहाई 100 का मतलब होता है सैकड़ा। 7 6 9 पे आ गए, 9 से उधर वाली संख्या 5 से बड़ी होती थी, इसमें 1 प्लस कर देते हैं। मतलब क्या हो जाएगा? ये तो 0 0 हो जाएगा, इसमें 1 प्लस करूँगा 9 और 1 10 के शून्य, हासिला 1 आ जाएगा, 5 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, और अगली बात करूँ मैं तो 9 4 4 में भी हमको 100 का करना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ पे आ जाएगा। इसके उधर वाली संख्या 5 से छोटी है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 94 का 94 रहेगा। सिंपल सी बात है, वो 2 जीरो के 2 जीरो लग जाएंगे।
दो जीरो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 60 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हिंदी में। बच्चों इसको हिंदी में देखने के लिए बहुत ही ईजी तरीके से हम समझ सकते हैं। हिंदी वाला हमारा क्या होगा, यहाँ पर समझेंगे ध्यान से, एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ूंगा मैं, इसको समझना है। चलिए थोड़ा सा को मैं जूम कर देता हूँ हल्का सा। चलिए बच्चों ये हमारा अनुच्छेद फर्स्ट आ चुका है। तो सवाल को पढ़ते हुए हम आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, सवाल क्या है पहला वो समझेंगे। सबसे पहले तो सवाल क्या है हमारा? सवाल है दोनों किताबों में चित्र कौन बना है? दोनों किताबों में चित्र कौन बना है? ठीक है, तो हम समझेंगे दोनों किताब, एक का नाम बापू की पाती था, दूसरी किताब का नाम एक था मोहन था। दोनों के लेखक श्री सोपान जोशी तथा किताब के चित्रकार। उसने बोला दोनों किताबों में चित्र कौन बनाया? तो चित्रकार श्री सोमेश कुमार ने किया था, सोमेश कुमार ने। इसका आंसर क्या आएगा? सोमेश कुमार, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि चित्रांकन मतलब चित्र किसने बनाया था। प्रकाशित करने का क्या अर्थ होता है? प्रकाशित करने का क्या अर्थ होता है? किताब को उजाले में रखना, किताब को छपवा कर बेचना या बांटना, किताब को लिखने का काम करना, किताब को छापने का काम करना। प्रकाशित करने का मतलब क्या होता है बच्चों, ये आपको बताना है। सिंपल सी बात है, प्रकाशित किया गया मतलब क्या होता है? उसको बेचना। प्रकाशित किया गया मतलब क्या हुआ? उसमें उजाले में रखना तो गलत है। किताब को लिखने का काम करना ये भी गलत है। किताब को छापने का काम करना ये भी गलत। प्रकाशित करना मतलब कि किताब को छपवा कर बेचना या बांटना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए गांधी जी के सिद्धांत किस किताब में है? गांधी जी के सिद्धांत किस किताब में थे? यहाँ पर हम देखेंगे दो किताब थी उनकी। तो गांधी जी के सिद्धांत ये हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा गया सिद्धांत, देखो यहाँ पे समझेंगे। दूसरी पुस्तक बापू की पाती में बापू के जीवन वृत्त विचार और सिद्धांत। दूसरी पुस्तक बापू की पाती में उसके सिद्धांत है। किसके? गांधी जी के सिद्धांत है। 64वां सवाल है एक था मोहन किताबों के अध्ययन में छुपे हुए थे। क्या छुपा हुआ था? देखो सिंपल सी बात है, विचार तो बापू की पाती में थे, तो विचार वाला छोड़ दो, विचार वाला ऑप्शन छोड़ दो। सिद्धांत भी थे उसमें, बिल्कुल छोड़ दो। और क्या था? संदेश भी थे क्या? संदेश नहीं थे। जीवन प्रसंग थे, बचा क्या? केवल विचार बचा। तो विचार हमारा आंसर एक था मोहन में आना चाहिए। चेक करते हैं, देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा संदेश वाला मिल रहा है। यहाँ पे संदेश आएगा इसका आंसर। देखो यहाँ पे लिखा है एकता मोहन में 40 छोटे छोटे अध्याय हैं। यहाँ पे देखिए एकता मोहन में 40 छोटे छोटे अध्याय हैं, सभी के शीर्षक में गांधी जी को अलग अलग संदेश भी छुपे थे। यहाँ पे आएगा संदेश, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। चलिए लास्ट में विद्यालय का क्या आएगा? विद्याधन लय विद्यालय ये विद्याधन आलय यानी विद्यालय, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। चलिए सेकेंड अनुच्छेद की बात करें बच्चा यहाँ पर, तो सेकेंड अनुच्छेद क्या है हमारा? क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, बाद में आंसर ढूंढते हैं हम। फल सब्जी क्यों सड़ जाते हैं, है ना? फल सब्जी क्यों सड़ जाते हैं, पढ़ेंगे यहाँ पर। यहाँ पर लिखा है यदि प्रकाश अधिक दिनों तक रखे फल, इस प्रकार अधिक दिनों तक रखे गए फल सब्जी सड़ जाते हैं। अधिक दिनों तक अगर हम रखते हैं तो उपयोग नहीं होने पर, ज़्यादा दिन में यहाँ पर लिखेंगे। अधिक दिनों तक मतलब ज़्यादा दिन में, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा, ज़्यादा दिन में। वही तो, उपयोग नहीं होने पर, बड़े जीवों के कारण या सूक्ष्म जीवों के कारण, ऐसा तो कुछ यहाँ पे बोला नहीं गया है। तो यहाँ पर लिखा गया केवल अधिक दिनों तक रखे फल, है ना? ज़्यादा दिन में। जब फल क्यों सड़े? ज़्यादा दिन में वो सड़ जाते हैं, सिंपल सी बात है। जीव जगत का अर्थ होता है, क्या होता है जीव जगत का अर्थ? समझेंगे बच्चों ऊपर ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर ढूंढना है हमको। जीव जगत का अर्थ है, जीव जगत का अर्थ क्या होता है ये हमको यहाँ पर समझना है। हमारे पास विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे पेड़, हाथी, मतलब ये सभी हमें आंखों में दिखाई देते हैं। कहते हैं कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें जीव जगत, यहाँ पर क्या आ रहा है इसमें? कोई सा भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है क्या? अच्छे से पढ़ेंगे और इसका आंसर ढूंढेंगे ना। ऑप्शन क्या क्या? पेड़ पौधे व सभी जीव, पेड़ पौधे व सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे व बड़े जीव। समझेंगे यहाँ पे। देखो ऐसे जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें सूक्ष्म जीव कहते हैं, है ना? चलो सूक्ष्म जीव तो आ रहे हैं यहाँ पे और पढ़ेंगे। जैसे जीव, पेड़ पौधे, हाथी, मनुष्य, मछली, पक्षी, तो सभी छोटे बड़े जीव सभी उसमें शामिल हो। यानी हम ये समझेंगे कि पेड़ पौधे तो होते लेकिन सूक्ष्म जीव में छोटे बड़े सभी आ जाते हैं। पेड़ पौधे व सभी जीव नहीं, केवल सूक्ष्म जीव की यहाँ पर बात होगी, सूक्ष्म जीव की, है ना? जीव जगत का अर्थ होता है सभी जीव। पेड़ पौधे व सभी जीव की यहाँ पर बात नहीं है, सूक्ष्म जीव की यहाँ पर बात हुई थी। ठीक है, सभी जीव की यहाँ पे बात नहीं हो रखी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? सूक्ष्म जीवों यहाँ पे लिखेंगे हम पेड़ पौधों व सूक्ष्म जीव की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा आंसर होगा। 68 की बात करते हैं, माइक्रो
ऑर्गेनिज्म जीव किसे कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यहाँ पे लिखा गया है देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, यही पूछा गया ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सूक्ष्म जीव को, सूक्ष्म जीव को। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया सूक्ष्मदर्शी किसे देखने के लिए होती है, उपयोग बस कोई नहीं, बड़े पास की दूर की वस्तुओं को ना, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए होता है सूक्ष्म जीव, है ना, दूर की वस्तुओं को, बड़े वस्तुओं को, पास की वस्तुओं को या दूर की वस्तुओं के उपयोग में से कोई, समझेंगे पहले। यहाँ पे क्या बोला गया उसने कि माइक्रो सूक्ष्मदर्शी किसे किसे देखने के लिए होता है, जिन्हें हम खाली आंखों से नहीं देख सक पाते ऐसे जीवों के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। यानी बड़े वस्तुओं तो हम आसानी से देख सकते हैं, पास की वस्तु को भी देख सकते हैं, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं एक तो, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम दूरबीन यानी सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। और कभी इसमें चेक कर लेंगे हम, इसमें अभी कोई भी ऑप्शन ऐसा लेग नहीं रहा, इसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता। चलिए वो ऐसे होते हैं बच्चों, इसमें सिंपल सी बात, यहाँ पे ये लिखा गया है कि सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें सूक्ष्म जीव सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही है, यहाँ पे सूक्ष्म जीव की बात ही नहीं हो रही है ना, चाहिए दूर की वस्तुओं के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव हमको देख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव को हम देख सकते हैं किससे, सूक्ष्मदर्शी से, किसे देख सकते हैं हम, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमारे लास्ट भाग में आ चुके बच्चों, हमारे जो हमारा भाग चल रहे हैं, तो ये हमारा भाग है, तीसरा अनुच्छेद है, इसमें समझेंगे। सवाल ये पूछा गया है कि मृत सागर किस महाद्वीप में स्थित है, समझेंगे मृत सागर कौन से महाद्वीप में स्थित, पहले समझेंगे मृत सागर किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है देखो, मृत सागर नाम दिया गया है, किसको दिया गया है इसको पढ़ना पड़ेगा पहले, सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि भाई पूरा पढ़ना पड़ेगा हमें सागर के बारे में, देखो यहाँ पर पढ़ेंगे पहले पूरा, उसके बाद हम इसका आंसर निकालेंगे। एक एशियाई महाद्वीप जिसे यहाँ पे लिखा है, आपने सागर के बारे में जरूर पढ़ा या सुना होगा, एशिया में एक सागर है मृत सागर जो कई विशेषताओं की वजह से अजूबा, यह एशिया महाद्वीप के इजराइल और जॉर्डन देशों के बीच स्थित है, ठीक है, इजराइल और कौन सा, जॉर्डन। तो मृत सागर किस महाद्वीप में स्थित है, तो वो महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी एशिया महाद्वीप में वो स्थित है। अगला सवाल, इसे मृत सागर क्यों कहा जाता है, इसे मृत सागर क्यों कहा जाता है, ये यहाँ पर पढ़ेंगे इसको। नमक की सघनता ज़्यादा होने की वजह से मछली या दूसरे जलीय जीव इसके पानी में जीवित नहीं रह सकते, और जलीय पौधे भी जीवित नहीं पनप पाते, इसलिए मृत सागर कहते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे, ये पानी या पीने के लवण काफ़ी मात्रा में होने के कारण, है ना, इसमें पानी में जलीय जीव जीवित नहीं रहते हैं, है ना, एक तो ये ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे, जलीय जीव जीवित नहीं रहते, नमक की संगना के कारण वह मछली या दूसरे जलीय जीव इसके पानी में जीवित नहीं पाते, इसलिए जलीय पौधे भी पनप नहीं पाते, मतलब ये बोल रहा है कि पानी में जलीय जीव जीवित नहीं रहते हैं, इसकी वजह से इसको मृत सागर घोषित किया गया है ना, नमक का कोई लेना देना नहीं था इसके अंदर। चलिए अनुच्छेद के अनुसार इस सागर के जल में लगभग कितने प्रतिशत नमक की मात्रा पाई गई, कितने प्रतिशत नमक की मात्रा पाई गई, तो बच्चों यहाँ पे समझेंगे हम कि 1 किलो पानी में, यहाँ पे लिखा गया है ध्यान से समझना है, 1 किलो पानी में लगभग 200 ग्राम नमक है, कितने, 200 ग्राम, एक 1 किलो पानी में 200 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे कितने परसेंट, यहाँ पर कितने प्रतिशत की बात हो रही है, यहाँ पर 1 किलो में 200 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम होता तो 1 किलो हो जाता, 200 ग्राम यानी 20% यहाँ पर, 1 किलो पानी मतलब 20% यहाँ पे, मतलब 100 लीटर पानी होगा, 20 लीटर यहाँ पे नमक यहाँ पर होगा, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। 200% मत लगा देना, 200 ग्राम है वो, 1 लीटर के, 1 किलो के, 1 किलोग्राम में 200 ग्राम क्या है, नमक है, तो 1 किलो के हिसाब से 200 ग्राम 20% होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, मछली को जीवित रहने के लिए किस प्रकार के जल की आवश्यकता होती है, मछली को जीवित रहने के लिए किस प्रकार की पानी की आवश्यकता होती है, सिंपल सी बात है, देखो खारा जल तो उसको होगा नहीं, दूसरी नमक वाला साफ जल की आवश्यकता होती है ना, कौन सा जल की, साफ जल की उसको आवश्यकता होती है। इसका पानी बहुत खारा होता है, इस वाक्य में खारा क्या है बच्चों, खारा एक क्या है बच्चों, उस पानी की विशेषता, इसलिए हम इसको लिखे हैं विशेषण, विशेषण को विशेषता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्रिया मतलब कोई कार्य नहीं कर रहा है, वो विशेषता क्या है, वो बहुत खारा है, पानी तो सभी होते हैं पर वो खारा है ना, इसलिए इसकी वो विशेषता क्या है उस सागर की, वो खारा है। चलिए लास्ट भाग की बात करें बच्चों, चौथा हमारा आ चुका है यहाँ पर सामने आपके, तो अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से।
76 फसलों की बढ़ोतरी तथा उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। फसलों की बढ़ोतरी तथा उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर हमको बताना है। ठीक है, अब पढ़ेंगे। देखिए, फसलों की बढ़ोतरी तथा पैदावार को मिट्टी, वर्षा, प्रकाश, ताप आदि प्रभावित करते हैं। मिट्टी, वर्षा, प्रकाश, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा? ए वाला। ए वाला आंसर बिल्कुल सही है हमारा। मौसम के अनुसार फसलें कितने प्रकार की होती हैं? तो बच्चों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए मौसम के प्रकार से फसलें कितने प्रकार की हो सकती थी। पहला आता है हमारा खरीफ की आती है, और कौन कौन सी आती है हमारे? देखो 3 प्रकार की होती है बच्चों यहाँ पर, के 2 प्रकार की होती है, आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो एक तो खरीफ और रबी यहाँ पर 2 होती ही होती है, तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे खरीफ की जो फसल होती है वो जून से जुलाई में आती है, और दूसरी रबी की फसल होती है जो कि अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलती है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2। मुख्य फसल कौन सी होती है? 2 प्रकार की यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 78 वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो 78 वाले आंसर क्या होगा? रबी मौसम की फसल में को किस महीने में बोया जाता है? रबी मौसम की बात हो रही है, तो रबी वाली फसल कौन सी थी हमारी? ये वाली थी। इसका कौन सा महीना होता है? अक्टूबर नवंबर की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। जायद की फसल है, जायद की फसल कौन सी होती है हमको बताना। देखो जायद की फसल की बात करते हैं यहाँ पर, तो इनको समझेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, जायद भी तो होता है। ये 2 ऑप्शन गलत है हमारा, इसलिए हमारा 3 होगा। एक जायद भी तो होती है ना, जायद भी तो एक होगा, इसमें होगा लिखा हो, देखते हैं हम क्या क्या लिखा हुआ मिलेगा। एक तो हमारी होती है पहली खरीफ, दूसरी हमारी रबी, और तीसरी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी, तीसरा ये रह गया जायद मौसम की फसल। 3 प्रकार की यहाँ पर होती है। तो जायद फसल में कौन सी होती है? यहाँ पे लिखा है फरवरी माह में लगाया जाता है, कटाई मार्च में की जाती है। प्रमुख फसलें खरबूज, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, सूरजमुखी, मूंगफली, तो इसमें सूरजमुखी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही होगा। और 80 का आ गया पैदावार का शब्द का पर्यायवाची क्या हो? पैदावार, यानी उत्पादन कितना हो रहा है, अपनी पैदावार कितनी हुई, उत्पादन कितना हुआ, ये इसका आंसर होगा। चलिए बच्चों, बहुत बहुत आपको बधाई। यहाँ तक जिसने भी ये देखा है तो उसको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली होगी सीखने के लिए। और बच्चों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और नए चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे ऑनलाइन बैच लेना चाहते हो तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी। इस नंबर से हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप लाइव बैचेस ले सकते हो बच्चों। ये लाइव बैचेस के लिए मैं नंबर बता रहा हूँ। ठीक है, धाकड़ बैच चल रही है बच्चों, क्लास 6 की धाकड़ बैच है वो, जो कि उसकी प्राइस है 1099 आपको देखने को मिलेगी, जिसमें लाइव क्लासेस होती है बच्चों, लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट भी होता है। ठीक है, मॉडल पेपर भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो 8959887154। इस पे आप कांटेक्ट करके इस पर डिटेल पूरी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बच्चों, धन्यवाद।